अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मेहरबान नदीम रफ़ी और उनकी वाइफ, उनकी मेहरबानियाँ, उनकी कदरदानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उनके एहसान के बोझ तले मैं, मेरे मियाँ और मेरे बच्चे दब चुके हैं। कितने एहसान किए वो भी सुन लीजिएगा, और जो बात हक और सच है उसका साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरी तरह आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। नदीम रफ़ी सब जानते हैं, अलहाज शेख रफ़ी अहमद मुमताज़ी रहमानी के सबसे बड़े बेटे। उनकी मेडिकल कंडीशन रज़ी से ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। जिस तरह से रज़ी का पॉइंट आउट किया जा रहा है, उस तरह से बड़े बेटे की भी ज़िक्र याद रखिएगा। लेकिन फिर भी हर चीज़ पे इख्तियार शरीयत के हिसाब से, कानून के हिसाब से एक जैसा है। मेडिकली डिसेबल या मेडिकली किसी भी तरीके से इल होने पे भी शरीयत और कानून एक जैसा रहता है। जितनी भी जिम्मेदारियां होती थीं घर के बड़े बेटे के होने के हिसाब से, जब तक खाना पीना अलग नहीं था तो नदीम रफ़ी के हाथ में था। घर में कोई भी चीज़ आनी है, कोई भी काम होना है, प्लम्बर का काम होना है, इलेक्ट्रिशियन का काम होना है, ये सारे फैसले नदीम रफ़ी करते थे। इवन हाजी रफ़ी मना भी कर देते थे, तो किसी भी भाई को कोई भी काम करवाना होता था तो नदीम रफ़ी की इजाज़त से नदीम रफ़ी के कान में ये बात डाल के करवा ली जाती। सबसे पहले नदीम रफ़ी ने अपना जो शेयर था प्रॉपर्टी पे, जो उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम थी, वालिद साहब की प्रॉपर्टी में जितना भी उनका शेयर बनता था, उन्होंने सबसे पहले अलग करा। अलग करने के बाद उन्होंने अपने आप को शायद खुदा मानना शुरू कर दिया, भगवान मानना शुरू कर दिया कि मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं दूंगा, मैं सबका खुदा हूँ। छोटे बड़े भाई, सारे छोटे भाइयों का, बड़ी बहन का, सारी बहनों का, आओ मुझसे मांगो, जो तकलीफ़ है मुझे बताओ। एसी चाहिए, डिस्पेंसर ख़राब है, कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी इलाज की ज़रूरत है, आओ मुझसे मांगो, मैं दूंगा। लेकिन जितना तुम मांगोगे ज़रूरी नहीं कि मैं उतना दूँ, जितनी मेरी मर्ज़ी है मैं दूंगा, और मैं दे के जताऊँगा भी। मैं दे के तुम्हें जताऊँगा, तुम्हें झुकाऊँगा। अगर तुम झुकोगे तो मैं और दूंगा, तुम झुकोगे तो मैं और दूंगा, अगर तुम अकड़ोगे तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। नफ्सियात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो भाई बने रहे, जिस तरह से ये भाई थे। भाई कैसे हैं आपको पता है, मैं फूफी की बेटी हूँ, वो मामू के बेटे हैं। वो फूफी जिन्होंने नदीम रफ़ी के पैदा होने पे खुशियाँ मनाई, वो फूफी जो हर वक्त भतीजे को आगे पीछे घूमती रही। भतीजे के सर पे सहरा सजाने के लिए न जाने कितनी बसों में, टैक्सियों में, रिक्शे में घूम घूम के सारी बरी और सारा सामान शादी का अपने भाई साहब से लड़के सब तैयार करा। वो फूफी जिन्होंने हर काम में आगे से आगे मदद की, हर खुशी में, हर गम में। लेकिन उसी फूफी की बेटी के साथ क्या क्या रहा, मेहरबानियाँ। क्या करा, मेहरबानी। फूफी का जिक्र कर रही हूँ तो फूफा का भी जिक्र करूँगी। फूफा का भी जिक्र कोई ऐसा नहीं है कि जिसे भूल दिया जाए। नदीम रफ़ी को खुद अच्छे से याद होगा कि फूफा, एक इकलौते फूफा, उन्होंने क्या कुछ किया उनके साथ। लेकिन फिर भी अभी भी मैं कहती हूँ, अभी भी आप ना फूफी, ना फूफा, ना अपनी माँ से, नदीम रफ़ी किसी से भी आँख मिलाने के काबिल नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, कि आप चाहते हैं कि वो आपकी बेटी, आपकी पोती के साथ हो? अगर चाहते हैं तो आप सही हैं। अगर चाहते हैं जो कुछ मेरे ऊपर हुआ वो आगे आपकी नस्लों में आए, सोच लें। मज़हब आपका भी इस्लाम ही है, हम दोनों अलग मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। जितना ज़्यादा शो हुआ, पैसे मांगे इतने। फिर मैं रज़ी रफ़ी की बात कर रही हूँ, सिर्फ रज़ी रफ़ी की बात कर रही हूँ कि रज़ी रफ़ी की ज़ौजा हूँ मैं। पैसे मांगे मेडिकल के इतने, दिए थोड़े, लिखा ज़्यादा। शादी का खर्चा मांगा, लिखा ज़्यादा, दिया कितना, थोड़ा। मीन्स अगर 100% मांगा जा रहा है तो 5% दिया जा रहा है, लिखा 200% जा रहा है। यकीन ना आए, हेड ऑफिस का जाके सारा पेपर्स वगैरह देख लीजिएगा। हेड ऑफिस में क्या है क्या नहीं है सबको पता है। और फिर बातें बनती हैं, रज़ी की बीवी के बच्चों को तमीज़ नहीं कपड़े पहनने की, ओढ़ने की तमीज़ नहीं है, जबकि अच्छे से सबको पता है ये लांडी वाली कैसे औरतें पहनती गई है, ये लांडी वाली कितने ऐश करते हुए गई है। लांडी वाली से उन डिफेंस वालों ने सीखा। ये लांडी वाली कोरंगी और लालूखेत वालों से बहुत आगे थी। कोरंगी, लालूखेत, नाज़माबाद, सोच लें। लांडी तो पता चल गया,
बाकी बहुओं के भी शजर नसब याद कर लें, लेकिन फिर शजर नसब से, इलाकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को पड़ता है रहन सहन से तो पड़ता। जब किसी और इलाके से, छोटे इलाके से 80-80, 60-60 गज के घरों से, किराए के घर से बहुएं आ सकती हैं, तो लांडी से अपनी बहन के घर से क्यों नहीं आ सकती? पूछा हाजी साहब से कि क्यों आए लांडी में अपनी बेटी का रिश्ता लेके? पूछिएगा ज़रूर। हाजी साहब ने डिवीज़न होने से पहले ये हाजी साहब ने अपने बिज़नेस का पूरा चार्ज अपने बड़े बेटे होने की हैसियत से नदीम साहब के हाथ में दिया। नदीम साहब हेड ऑफिस सदर में बैठते। नदीम साहब को नसीम ने शीशे में उतार लिया। नसीम उनका मुन्ना शीशे में उतार लिया। फिर नसीम और नदीम दोनों टीम अप हो गए कि चलो सबको साइड डाउन करते हैं। लेकिन आसिम रफ़ी बहुत चालाक, उन्होंने जिस तरह से नदीम से अपना काम निकलवा सकते थे उन्होंने निकाला, क्योंकि आसिम रफ़ी नदीम के कहीं ना कहीं दो रिश्तों में लगते हैं, मैके के रिश्ते में भी और अलग से भी रिश्ता। जिस तरह उन्होंने काम निकलवा लिया, शमीम रफ़ी जिस तरह से लड़ झगड़ के अपना हिस्सा ले सकते थे, जितना ले सकते थे उन्होंने लिया। वसीम रफ़ी ने भी यही किया, दोनों लड़ते रहे। लेकिन जुबरान रफ़ी ने जितना भी हिस्सा लिया, जिस तरह से लेना चाहिए था, तो उन्होंने बहुत अच्छा मौका मिला। उन्होंने अपना साला, जी हाँ, जुबरान रफ़ी ने अपना साला नदीम रफ़ी को बेच दिया। उसकी क्या कीमत लगाई वो आपको पता होना चाहिए। साला बेचा गया, नदीम रफ़ी ने अपना दामाद ख़रीदा। ये डील कितने में हुई ये आप लोग खुद मालूम कर लें। रज़ी रफ़ी ने बेशर्मों की तरह, रज़ी रफ़ी की बेगम ने बेशर्मों की तरह नदीम की दी हुई इमदाद, नदीम के दिए हुए पैसे क्यों लिए? आप में से बहुत सारे लोग नदीम रफ़ी की बेटी की शादी में शामिल होंगे, नदीम रफ़ी के बेटे की शादी में शामिल होंगे। शादी किस तरह से हुई, किस शान शौकत से, किस गुर्बत से, किस कस्ब कुर्सी में हुई, सबको पता है। शादी के फ़ौरन बाद कंपनीज़ की तरफ से नदीम रफ़ी पे FIR करने लगी। नदीम रफ़ी पे FIR आ रही थी, उनको अरेस्ट करने के वारंट आ रहे थे। तो कौन आगे बढ़ा, कौन सा भाई आगे बढ़ा? रज़ी रफ़ी। रज़ी रफ़ी ने अपनी प्रॉपर्टी दी। किसने दी? रज़ी रफ़ी, जिसकी कोई औकात नहीं थी नदीम के सामने। नदीम कहते थे तेरा मियाँ की औकात 5 रुपये नहीं है, फिर भी मैं तुझे 50,000 रुपये महीना खर्चा देता हूँ। जिसकी औकात 5 रुपये नहीं थी नदीम के सामने, उस रज़ी रफ़ी ने नदीम को जेल से बचाया। किससे बचाया? जेल से, FIR से। उस वक्त बीवी कहाँ थी? बीवी क्यों नहीं आगे आई नदीम रफ़ी की? क्यों साथ नहीं दिया? क्यों रज़ी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई? किससे पूछा, किससे इजाज़त ली? किसी को नहीं पता चला, कानों कान। हाजी रफ़ी ने गेम खेला, नदीम रफ़ी ने गेम खेला और वो प्रॉपर्टी आराम से यूज़ हो गई। क्यों? जब हमारी प्रॉपर्टी हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, रज़ी रफ़ी की बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, रज़ी रफ़ी की बीवी और बेटे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो बहन भाइयों की इज्जतों के नाम पे क्यों इस्तेमाल होगी? इज्जतों के नाम पे सिर्फ रज़ी रफ़ी ही कुर्बान होगा। बता चुकी हूँ, एक बेटी कुर्बान हो चुकी है इज्जत के नाम पे। रज़ी रफ़ी को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मिसेस नदीम रफ़ी हमेशा सामने अच्छी होती हैं, पीछे अल्लाह जाने, अल्लाह ही जाने अच्छी हैं या बुरी, पता नहीं। कैसी पुप्पी हैं, कैसी खाला हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये पता है मैं खाला के रूप में, पुप्पी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्जेक्शन होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। एक खाला, मामी, पुप्पी, चची सब बहुत अच्छी हूँ। लेकिन उनको पता नहीं क्या एतराज़ है, सामने वाले पे जो भी तनकीद करनी होगी वो खुद से नहीं करेंगी, किसी और का शोल्डर यूज़ करेंगी। खुद तो अच्छी बनी रहेंगी, दूसरे को बोलेंगी कि उसको ये बताओ, उसको ये बताओ। कभी भी सामने से नहीं आती, हमेशा पीठ के पीछे से वार करती हैं। उनको तो इतनी तकलीफ़ होती है कि अगर कभी जिस तरह से शायद पता हो ना पता हो, सन 2017 से सबका खाना पीना, सबका घर का किचन वगैरह सब अलग था, सबका। मेरा तो वैसे भी अलग था और उनका सबका अलग हो गया। उसके बाद कोई भी कहीं भी किसी के घर में भी जाता, गलती से मैं किसी के घर में चली जाती और पानी मांग लेते, सिर्फ पानी। वहाँ तो मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर। हम तो लांडी वाले हैं, नल का पानी पीने वाले। मिनरल वाटर ख़रीदा जाता है वहाँ तो, कि भाई पानी तो पानी क्यों, घर से पानी पी के नहीं आई थी। बोला भाई अगर देर हो गई तो कोई मसला नहीं, अब आइंदा आओ तो पानी की बोतल साथ में लेकर आना, ताकि पानी अपने पैसों से पियो।
हमारे पैसों से उसकी पियो। लांडी की बहू अपना हिस्सा मांग रही है, अपना हक मांग रही है, हिस्सा तो नहीं अपना हक मांग रही है, तो बहुत बुरा लग रहा है। सबसे पहले कौरंगी की बहू उसने अपना हक लिया, तब ऐतराज़ क्यों नहीं हुआ? अली अहमद तब आप कहाँ थे? कौरंगी की बहू ने अपना हक लिया और कौरंगी में अपना ही दामाद सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बोलो कि पहले दामाद बनाए बाद में नौकर बनाए, पहले नौकर बनाए पहले फिर दामाद बने, ये पुराना काम है, रफ़ी एंड सन्स का पुराना काम है, तो इस पे इशू मत उठाना। वैसे भी तुम पेट नौकर हो, अब पता नहीं अल्लाह जाने आगे तुम्हारी ज़िंदगी में रफ़ी एंड सन्स से क्या रिश्ता बनता है। मैंने आपको बताया मिसेस नदीम रफ़ी कहीं ना कहीं से मेरे वालिद की ननिहाल से उनका रिश्ता है। हाजी रफ़ी मेरे ससुर, उन्होंने तो ये तक कहा कि मुबीन भाई यानी मेरे वालिद साहब, उनके एहसानात इतने ज़्यादा हैं मिसेस नदीम रफ़ी के ख़ानदान पे, मैके पे, कि उसके वो काबिल भी नहीं थे, कि मुबीन भाई ने इतने एहसान कर दिए छीनाताई के बच्चों पे जिसके वो काबिल भी नहीं थे। लेकिन उनको क्या पता, अक्सर वाई मिसेस नदीम की वाइफ के जितने भी बहन भाई मिलेंगे वो मेरे बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। पता नहीं मिसेस नदीम को क्या ऑब्जेक्शन है, शायद उन्होंने मिस्टर नदीम की जान बचा ली, इसलिए उनको भी बर्दाश्त होता कि क्यों उन्होंने, मेरे वालिद ने उनकी जान क्यों बचाई। फिर सवाल मैंने आपसे कहा कि खाने पकाने में मसला, खाना पकाना नहीं आता। लोगों ने कहा पूछ के पका लेती, बहन से पका लेती, फला से पका लेती। तो आपको पता होना चाहिए कि ससुराल में हमेशा ये होता है कि हमारे हिसाब से खाना पकेगा। जिसको खाना पकाना नहीं आता वो खाना कैसे पकाएगा? आपका हिसाब है क्या, हमें कैसे पता? लेकिन जब पूछने के लिए जाओ तो आगे से जवाब आता था कि सारे मसाले, तेल वगैरह सब कुछ हमें ही बताना है, तो हम क्यों ना पका दें, हम ही पका देते हैं। मसाले से बाहर से बोला पैकेट मंगा दे तो कहती थी अपने घर का मसाला डालो, हाथ का मसाला डालो। लेकिन मिसेस नसीम के लिए जितने भी पैकेट आने थे वो अलाउ था, मेरे लिए नहीं था। वो भी एक फेवर पॉइंट दे रही होती थी। उन्होंने हर रिश्ते को ख़रीदा, कोई भी रिश्ता आता था उसको ख़रीदा, चीज़ें दे के, गिफ्ट दे के, पैसे दे के। पता नहीं क्यों उन्हें हर रिश्ता ख़रीदने का शौक़ था। लेकिन मैं स्टिल बिकाऊ नहीं हूँ। जब हिस्सा बकरा अलग हुआ, बहनों का घर में आना बंद हो गया। जो बहनें हर हफ्ते मैके आती थीं, जो नंदें हर हफ्ते मैके आती थीं, फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा आने लगी नदीम रफ़ी बड़े भाई कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे घर में आओ। फिर महीने में एक दफ़ा आने लगी। लेकिन आलिया मिसेस नदीम की बड़ी मेहरबानियाँ थी, गलत नहीं थी वो, उनकी मेहरबानियाँ थी। उन्होंने बहनों का मैका, नंदों का मैका आबाद रखा। और फिर जब बच्चे आते थे तो वो सारे बच्चे, सारे नंदों के बच्चे मेरे घर में होते थे। बुलाया अपने घर जाता था, बच्चों को मेरे पास भेज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी कनपट्टियों में दर्द होता था बच्चों की आवाज़ें सुन के। तो सारे बच्चे मेरे घर, नंदे वहाँ पर गॉसिप्स करती हुई, इधर की उधर करती हुई। हर दफ़ा यही होता, लेकिन कोई मसला नहीं। तब तक वो मेरी बहनें थीं, मैंने भी बच्चे संभाले, कोई मसला नहीं। लेकिन महीना 2 महीना छोड़ के फिर दोबारा हुआ कि नहीं भाई अब हर वक्त हमारे घर में क्यों आओ, सिर्फ नदीम ही तुम्हारा भाई है क्या, बाकी भाई नहीं है? तो बहनों ने ऐसा ऐसा आना छोड़ दिया। अब बहनें इजाज़त लेके अपने भाई से, नदीम रफ़ी से इजाज़त लेके उनके घर में जाती हैं। और जब तक मेहरबान आलिया नदीम जब तक इजाज़त नहीं देती तब तक वो जा नहीं सकती। और अगर गलती से चली भी जाए ना तो उनको बता दिया जाता है आज हमारे मेहमान आने वाले हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ। चाहे वो मेहमान उनकी बहन हो या उनकी बेटी का ससुराल। घर में बैठी हुई नंद के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके मेहमान आने वाले हैं। वट्टा सट्टा मेरा तो पता चल गया। मेरा वट्टा सट्टा है, लांडी की छोटी छोटी गलियाँ थीं, तो मिसेस आलिया नदीम का क्या था? कौरंगी की कौन सी चौड़ी चौड़ी गलियाँ थीं? हयाताबाद की कौन सी लंबी लंबी कनालों का घर था? ये भी याद रखिएगा। उंगलियां उठाएं तो सारी बहुओं पे एक जैसी उठाएं, उंगलियां उठाएं तो सारी मेडिकल कंडीशन पे एक जैसी उठाएं। फिर भी सारी बातें एक तरह, असल में जो आपका हक है वही हक रहेगा। अगर हकदार को हक दिलाने के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट उसके कैरेक्टर पे, उसके बैकग्राउंड पे उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं होता।
ये याद रखिएगा। आप भी मेरी तरह मुसलमान हैं, आपको अभी अल्लाह की तरफ जाना है। नदीम रफ़ी एंड मिसेस नदीम रफ़ी, सोच लें कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आगे आने वाली नस्लें जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसका हिसाब उन्हें देना पड़े। याद रखिएगा, अपनी फूफी को, फूफा को, अपनी बहन को और मेरे वालिद साहब को और अपनी माँ को, सबको आपने नज़रें दिखानी है, उनसे मिलना है। और रोज़े महशर फिर आप होंगे, मैं होंगी और मेरा रब होगा। अल्लाह हाफ़िज़।